मान लीजिए चार अलग अलग मोहल्लों में चार दुकानें हैं। दुकानदार अलग अलग हैं, सामान अलग बेचते हैं, ग्राहक अलग हैं। लेकिन दिन के अंत में अगर चारों की सेल काउंटर पर जाकर देखें तो लगभग बराबर निकल आए। किसी की 96,864, किसी की 96,879, किसी की 96,887 और किसी की 96,892। आप जरूर चौंकेंगे कि भला ये कैसे हो गया। बिहार चुनाव के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही सबकी नजर इस पर रहती है कि कौन जीता कौन हारा, किसने किसको कितने वोट से हराया। लेकिन अगर इन नतीजों को थोड़ा ठहर कर आराम से बैठकर देखा जाए तो इनके भीतर कुछ ऐसी दिलचस्प बातें छिपी होती हैं जिन पर आमतौर पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इन्हीं में से एक चीज है अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों को मिले वोटों के पैटर्न। मतलब ये कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग चेहरे, अलग समीकरण, लेकिन कुल मिले वोट लगभग एक जैसे। जैसे किसी ने कहीं पर एक अदृश्य स्केल लगा दिया हो कि जीतने वाले को लगभग इतना ही वोट मिलेगा, बस नाम बदल जाएगा, इलाका बदल जाएगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों की अगर बारीकी से जांच करें तो पता चलता है कि बिहार में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें लगभग एक जैसी वोट संख्या मिली। सबसे मजेदार क्लस्टर है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह और कृष्ण कुमार ऋषि की सीटें। ये चारों नेता अलग अलग इलाकों से आते हैं। उनके क्षेत्र की जातीय सामाजिक तस्वीर अलग है, स्थानीय मुद्दे अलग हैं, लेकिन जब आप इनके कुल वोट देखते हैं तो लगता है जैसे एक ही थाली में से चारों को बराबर बराबर परोस दिया गया हो। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। बिहार की राजनीति में आमतौर पर चर्चा इस बात पर होती है कि किसने किसको हरा दिया, किस सीट पर किस पार्टी का झंडा लहराया और किस नेता की साख बची या गई। लेकिन अगर हम थोड़ा नजर बदलें और सिर्फ जीत हार के बजाय वोटों के आंकड़ों को ध्यान से देखना शुरू करें तो तस्वीर कुछ और ही तरह की दिखने लगती है। जितने सूखे ये नंबर कागज पर दिखते हैं उतना ही दिलचस्प कहानियां ये अपने अंदर छुपाए बैठे होते हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले। छातापुर से नीरज कुमार सिंह को 1,22,491 वोट। बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि को 1,22,494 वोट और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट। इन चारों के बीच सबसे कम और सबसे ज्यादा वोट का अंतर मुश्किल से 86 के आसपास बैठता है। अब जरा सोचिए, चार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग उम्मीदवार, लेकिन वोटों की संख्या ऐसी कि जैसे किसी ने कैलकुलेटर पर एक ही फॉर्मूला डाल दिया हो। मतदाता बदले, बूथ बदले, लेकिन नतीजों की कुल संख्या लगभग एक ही सांचे में ढल गई। ये सिर्फ संयोग नजर आता है, लेकिन जब आप आगे और सीटें देखना शुरू करते हैं तो महसूस होता है कि ये कोई एक दो जगह का मामला नहीं है। बिहार में कई और ऐसे वोट क्लस्टर दिखते हैं जहां 2, 3 या 4 उम्मीदवारों को लगभग बराबर वोट मिले हैं। जैसे एक और क्लस्टर है लगभग 96,000 के आसपास वाला। इसमें हरसिद्धि, बरूराज, तरारी और गोपालगंज जैसी सीटें आती हैं। हरसिद्धि से कृष्णानंदन पासवान को 96,864 वोट मिले। बरूराज से अरुण कुमार सिंह को 96,879, तरारी से विशाल प्रशांत को 96,887 और गोपालगंज से सुभाष सिंह को करीब 96,892 वोट। यहां भी सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच का फासला 30 के अंदर अंदर सिमटा हुआ है। चारों सीटों पर जैसे किसी ने 96-97 हजार का टारगेट रख दिया हो और सभी ने उसी के आसपास जाकर मैच कर दिया। इतना ही नहीं, लगभग 1 लाख वोट वाला भी एक अलग क्लस्टर नजर आता है। जाले, मुजफ्फरपुर और कुम्हार सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को करीब करीब 1,04,500 के आसपास वोट मिले। कहीं 1,04,96, कहीं 1,04,77 तो कहीं 1,04,85। तीनों के बीच ज्यादा से ज्यादा अंतर 20 के आसपास है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई अलग अलग सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई औसत या टिपिकल वोट संख्या बन चुकी है।
क्या पार्टियों की चुनावी मशीनरी और उनके कोर वोटर इतने स्थिर हो चुके हैं कि अलग अलग इलाकों में जाकर भी अंत में नतीजे लगभग एक जैसी संख्या पर आकर टिक जाते हैं? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक और क्लस्टर लगभग 1.4 लाख वोट के आसपास दिखाई देता है। सीतामढ़ी, औराई और बैकुंठपुर की सीटों पर विजेताओं को लगभग 1,04,000 के आसपास वोट मिले। कहीं 1,04,226, कहीं 1,04,085 और कहीं 1,04,133। तीनों का फर्क 100-150 वोट के अंदर सिमटा हुआ है। फिर 89,000 के आसपास की तिकड़ी दिखती है। कल्याणपुर, केवटी और मोहिउद्दीन नगर, इन सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों के वोट 89,000 की रेंज में हैं और इनके बीच में जो अंतर है वो भी मुश्किल से 150 के आसपास घूमता रहता है। मतलब ये कि अगर आप पूरे राज्य की तस्वीर को एक बार में नहीं बल्कि इस तरह के छोटे छोटे समूहों में देखें तो सामने आएगा कि कई सीटों पर जीत की ऊंचाई लगभग एक जैसी है। कहीं 89,000, कहीं 96-97,000, कहीं बिल्कुल 1 लाख के आसपास, कहीं 1.04 लाख और कहीं 1.22 लाख के आसपास। अलग अलग क्लस्टर हैं, लेकिन हर क्लस्टर के भीतर बैठने वाली सीटें एक तरह की संख्या परिवार में आती हैं। इन बड़े क्लस्टरों के अलावा कुछ ऐसी जोड़ियां भी हैं जो अलग से ध्यान खींचती हैं, जैसे पूर्णिया और लालगंज की सीटें। एक जगह विजेता को करीब 1,27,614 वोट मिले तो दूसरी जगह 1,27,650। दोनों के बीच का अंतर 36 वोट का है, लेकिन कुल संख्या लगभग एक जैसी दिखती है। राजनगर और पटेपुर की जोड़ी तो और भी चौंकाती है। एक के 1,08,362, दूसरे के 1,08,356। यहां तो 6 वोट का ही फर्क है। झंझारपुर और मुंगेर में भी 107-108,000 के आसपास वोट हैं और बेनीपट्टी व औरंगाबाद में 87,000 के ऊपर नीचे। ये सब जोड़ियां बता रही हैं कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग नामों के साथ नतीजों का आकार लगभग एक जैसा है। अब सवाल यह उठता है कि यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न छिपा हुआ है। सीधी सी बात यह है कि किसी भी सीट पर किसी उम्मीदवार को मिलने वाले कुल वोट दो तीन बातों पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, उनमें से कितने लोग वोट डालने पहुंचे यानी टर्नआउट कितना रहा, और विजेता को कुल वोट शेयर कितना मिला। अगर दो तीन सीटों पर मतदाता संख्या भी लगभग एक जैसी है, मतदान प्रतिशत भी पास पास है और विजेता पार्टी का जनाधार भी लगभग स्थिर है, तो कुल वोट संख्या का मिलते जुलते होना बहुत अजीब नहीं रह जाता। लेकिन जब यही बात बार बार कई सीटों पर दिखने लगे तो फिर ये एक दिलचस्प चुनावी पैटर्न बन जाती है। सम्राट चौधरी वाला क्लस्टर उदाहरण के तौर पर बहुत साफ है। चारों सीटें अलग अलग जिलों की, अलग सियासी इतिहास वाली, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों को चारों जगह लगभग 1.22 लाख के आसपास वोट मिले। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी का समर्थक आधार एक वर्ग में इतना स्थिर हो गया है कि जब माहौल पार्टी के पक्ष में होता है तो वो लगभग एक तय लेवल तक वोट खींच लेती है। उसी तरह 96,000, 1 लाख और 1.04 लाख वाले क्लस्टर संभवतः उन्हीं सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कुल मतदाता थोड़े कम या ज्यादा हैं या जहां वोटिंग प्रतिशत में हल्का फुल्का फर्क है, लेकिन फिर भी एक तरह का औसत आकार बन गया है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये ऐसे है जैसे बिहार की राजनीति में कुछ नंबर प्लेटें बन गई हो। एक 89,000 की, एक 96,000 की, एक 1 लाख की, एक 1.04 लाख की और एक 1.22 लाख की। अलग अलग सीटों पर जो भी जीतता है वो अक्सर इन्हीं में से किसी एक नंबर प्लेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। जाहिर है हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ सीटों पर इससे ज्यादा या कम भी वोट मिलते हैं, लेकिन क्लस्टर वाली सीटों की गिनती कम भी नहीं है। अब जैसे जेडीयू जिन सीटों से जीत कर आई है उन सीटों को ही देखें। जेडीयू के विजेता उम्मीदवारों के कुल वोटों की लिस्ट उठाकर जब आप एक एक सीट को देखने की बजाय पूरे डेटा को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो कई जगह ऐसा लगता है जैसे किसी ने अदृश्य स्केल बना दिया हो। अलग अलग सीटें, अलग अलग नेता, अलग इलाका, लेकिन आखिर में उन्हें मिलने वाले कुल वोटों का आकार लगभग एक जैसा है। जैसे अलग अलग दर्जियों ने अलग अलग लोगों के लिए कपड़े सिले, लेकिन नाप लगभग वही रखा, कहीं आधा इंच इधर उधर, बस।
सबसे पहले नजर जाती है उन सीटों पर जहां विजेताओं को करीब 93-94 हजार के आसपास वोट मिले हैं। रननी, सैदपुर, फुलपरास और बरहरिया जैसी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को जो वोट मिले वे लगभग जुड़वा जैसे लगते हैं। कहीं 93,600 के आसपास, कहीं 93,672, कहीं 93,677। अंतर मुश्किल से कुछ दर्जन या 100-200 के अंदर ही घूमता है। तीन अलग अलग इलाकों के ये नतीजे कागज पर ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने 93,000 प्लस माइनस थोड़े का टेम्पलेट बना दिया हो। आम भाषा में कहें तो तीनों सीटों पर जीत का वजन लगभग बराबर निकला। इसके बाद आप 96-97 हजार के जोन में जाते हैं तो वहां भी एक छोटा सा क्लस्टर दिखता है। सिकटा, शिवहर और सोनबरसा जैसी सीटों पर जेडीयू प्रत्याशियों को लगभग 97 हजार के आसपास वोट मिले। किसी को 97,173, किसी को 97,269, किसी को 97,833 जैसे आंकड़े मिले। यहां भी फर्क कुछ 100 वोटों के अंदर सिमटा हुआ है। अलग अलग जिले, अलग सामाजिक समीकरण, लेकिन वोटों का कुल साइज फिर वही करीब 97,000। ऐसा लगता है कि जैसे इस रेंज की सीटों पर मतदाता संख्या, मतदान प्रतिशत और जेडीयू का वोट शेयर मिलकर एक तय औसत बना रहे हों। सबसे दिलचस्प तस्वीर तब बनती है जब आप 80 से 81 हजार के आसपास की सीटों को एक साथ रख देते हैं। दरभंगा ग्रामीण, संदेश, नवीनगर, राजपुर और घोसी ये सब ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू के विजेताओं को लगभग 80 से 81 हजार वोट के आसपास समर्थन मिला। कहीं 80,380, 80,598, कहीं 80,624, कहीं 80,701, कहीं 80,740। 5-5 सीटों पर आंकड़े मानो एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। इस क्लस्टर को देखकर साफ महसूस होता है कि राज्य के कुछ हिस्सों में जेडीयू की जीत का औसत नाप 80 से 81 हजार वोट के आसपास ठहर गया। ऊपर से देखने पर ये बस नंबर लगते हैं, मगर अंदर से ये बताते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या और जेडीयू को मिले समर्थन का स्तर बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इसी के पास ही 84 हजार के आसपास वाली जोड़ियां भी दिखती हैं। कुछ सीटों पर 84,077 से लेकर 84,207 तक के आंकड़े हैं। ये सब मिलकर एक अलग छोटा क्लस्टर बना देते हैं जहां ऐसा लगता है कि थोड़ी ज्यादा वोटिंग या थोड़ी ज्यादा मतदाता संख्या की वजह से 80 हजार के क्लस्टर से थोड़ा ऊपर उठकर 84 हजार के जोन में आ गए हैं। लेकिन पैटर्न वही है, अलग अलग सीटें, अलग उम्मीदवार, लगभग एक जैसा वोट। इसके बाद नजर जाती है उन सीटों पर जहां जेडीयू को करीब 1 लाख से थोड़ा ज्यादा वोट मिले। कुछ जगहों पर कुल वोट 1,01,000 से 1,02,000 के बीच बैठे हुए दिखाई देते हैं। जैसे कुचाईकोट और भोरे जैसी सीटों पर विजेताओं को लगभग 1,01,400 से 1,01,500 के आसपास वोट मिले। दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 40-50 वोट के आसपास है। यह जोड़ी डेटा में बिल्कुल साइड बाय साइड खड़ी दिखती है। ऊपर से देखें तो सिर्फ 2 नंबर हैं, लेकिन सोचिए कि 2 अलग क्षेत्रों में रहने वाले लाखों मतदाताओं ने अलग अलग दिन मतदान करके जो फैसला किया वह आखिर में लगभग एक जैसा आंकड़ा बनकर सामने आया। एक और बड़ा समूह 1,06,000 से 1,08,000 वोट के बीच दिखाई देता है। कई सीटों पर जेडीयू प्रत्याशियों के वोट इस रेंज में आकर ठहरते हैं। कहीं 1,06,262, कहीं 1,06,416, कहीं 1,06,505, तो कहीं 1,07,515, 1,08,000 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। कुल मिलाकर 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां विजेताओं को मिलने वाले वोट 1,06,000 से 1,08,000 के बैंड के भीतर सिमटे हुए हैं। इसे आप जेडीयू के लिए एक तरह का मिड हाई लेवल कह सकते हैं, न सबसे ज्यादा न बहुत कम, लेकिन मजबूत और आरामदायक जीत की श्रेणी में यहां भी वही कहानी दोहराई जाती है। नाम बदलते हैं, इलाका बदलता है, लेकिन जीत का नाम काफी हद तक एक जैसा रहता है। ऊपर की तरफ बढ़ने पर कुछ सीटों पर वोटों के आंकड़े 1,15,000 से 1,18,000 के आसपास मिलते हैं। जैसे निर्मली और कल्याणपुर जैसी सीटें जहां विजेताओं को लगभग 1,18,000 वोट के आसपास समर्थन मिला। किसी को 1,18,162, किसी को 1,18,904। इनके बीच का अंतर भले कुछ 100 वोट का है, लेकिन दोनों सीटें मिलाकर एक मजबूत ऊंचे क्लस्टर का हिस्सा बन जाती हैं।
इसी रेंज में 1,15,000 के आसपास वाली सीटें भी हैं जो इस ऊपरी बैंड में अपने तरीके से फिट हो जाती हैं। यह वो श्रेणी है जहां जेडीयू की पकड़ और मजबूत दिखाई देती है, यानी पार्टी वहां सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि अच्छे खासे अंतर और बड़े वोट साइज के साथ जीत दर्ज कर रही है। सबसे ऊपर टॉप एंड पर अगर आप देखें तो कुछ सीटों पर जेडीयू प्रत्याशियों को 1,30,000 से लेकर 1,38,000 तक के वोट मिलते हैं। खासकर आलमनगर और धमदाहा जैसी सीटों पर आंकड़े 1,38,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। ये दोनों सीटें अपने आप में एक टॉप क्लस्टर बनाती हैं जहां जेडीयू को बहुत ऊंचा जन समर्थन मिलता है। इसके ठीक नीचे कहलगांव जैसी सीटें हैं जो 1,30,000 के पार जाकर इस ऊपरी समूह में शामिल हो जाती हैं। यह वो इलाका है जहां आंकड़ों की भाषा में कहें तो जेडीयू को सुपर मेजर सपोर्ट दिखता है। अब सवाल आता है कि आखिर इन क्लस्टरों से हमें समझ क्या आता है। सबसे सीधी बात यह है कि किसी भी सीट पर किसी उम्मीदवार को मिलने वाले कुल वोट 3 चीजों से बनते हैं। वहां कितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, उनमें से कितने वोट डालने निकले यानी मतदान प्रतिशत, और जेडीयू को उनमें से कितने प्रतिशत वोट मिले यानी वोट शेयर। जब अलग अलग सीटों पर ये तीनों चीजें मिलकर लगभग समान स्थिति बनाती हैं तो कुल वोटों के आंकड़े भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसलिए रननी सैदपुर, फुलपरास और बरहरिया जैसी सीटों पर 93 से 94,000 के आसपास, सिकटा और शिवहर जैसी सीटों पर 97,000 के आसपास और दरभंगा ग्रामीण, नवीनगर, घोसी जैसी सीटों पर 80 से 81,000 के आसपास नतीजे निकलते हैं। दूसरी बात यह है कि जेडीयू के लिए भी बिल्कुल भाजपा की तरह कुछ टिपिकल वोट लेवल बनते नजर आते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जेडीयू की आमतौर पर जीत वाली सीटों में कई जगह पर 80 से 81,000, 93 से 94,000, 97,000, 1,01,000 से 1,02,000, 1,06,000 से 1,08,000 और 1,18,000 के आसपास वोट साइज आम है। इन लेवल पर अक्सर 2, 3 या 4 सीटें एक साथ दिख जाती हैं। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी की संगठन क्षमता, उसका समर्थक वर्ग और उस क्षेत्र की जनसंख्या मिलकर एक तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रहे हैं। तीसरी बात, ये क्लस्टर हमें यह भी बताते हैं कि आंकड़ों के स्तर पर जेडीयू का वोट बहुत बिखरा हुआ नहीं है। कई कई सीटों पर जीत का आकार लगभग तय दायरे में घूमता है। ऐसा नहीं है कि कहीं 40,000, कहीं 90,000, कहीं 1.60 लाख और सब कुछ पूरी तरह बेतरतीब हो। हाँ, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन कई सीटें समूहों में जमा हो जाती हैं। यह पैटर्न भविष्य की राजनीति के लिए भी संकेत देता है। अगर किसी क्लस्टर की सीटों पर पार्टी का वोट गिरता या बढ़ता है तो वह एक साथ कई इलाकों में असर दिखा सकता है। चौथी और सबसे दिलचस्प बात, ये क्लस्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या पार्टियां सचमुच किसी खास वोट संख्या को टारगेट करती हैं या ये सब बड़े राज्य और बड़े डेटा में दिखने वाला प्राकृतिक पैटर्न है। अगर आने वाले चुनाव में भी जेडीयू का वोट इसी तरह 80 से 81, 93 से 94, 97, 1.01, 1.06 से 1.08, 1.18 और 1.30 से 1.38 लाख के आसपास सिमटता है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में कुछ स्थायी संख्या परिवार बन चुके हैं। अभी के लिए इतना तय है कि जेडीयू के वोट आंकड़ों को जब आप एक साथ देखते हैं तो वे भी बिल्कुल भाजपा की तरह कई जगह लगभग एक जैसे वोट वाली कहानी सुनाते हैं। चेहरा बदलता है, इलाके के नाम बदलते हैं, लेकिन ईवीएम से निकलने वाला नंबर कई बार एक जैसा ही दिखता रहता है। ये पैटर्न सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, इससे आगे जाकर भी कई सवाल उठते हैं। अगर इन्हीं क्लस्टरों की तुलना पिछले चुनावों से की जाए, जैसे 2015 या 2020 के नतीजों से, तो पता चल सकता है कि क्या ये जैसे तैसे मिल गए वाली बात है या पिछले कई चुनावों से धीरे धीरे बन रहा एक स्थिर ट्रेंड है। क्या पार्टियों की रणनीति किसी खास वोट संख्या को टारगेट कर रही है? क्या बूथ मैनेजमेंट, संगठन, प्रचार और सामाजिक गठजोड़ मिलकर किसी खास लेवल पर जाकर स्थिर हो गए हैं, या फिर यह सब सिर्फ संयोग है जो बड़े राज्य में इतने सारे आंकड़ों के बीच कभी न कभी दिख ही जाता है? किसी भी हालत में इन क्लस्टरों की मौजूदगी हमें बताती है कि चुनाव नतीजों को सिर्फ कौन जीता कौन हारा वाले चश्मे से देखना काफी नहीं है। आंकड़ों के पीछे भी अपनी एक दुनिया होती है। बिहार के इन मिलते जुलते वोटों वाले उम्मीदवारों की कहानी उस दुनिया की एक झलक है।
यहाँ चेहरे अलग हैं, पार्टियां अलग हैं, इलाके अलग हैं, लेकिन ईवीएम खोलते ही जो संख्या सामने आती है वो कई बार एक दूसरे की जुड़वा बहन जैसी दिखाई देती है। यही चीज इस चुनाव परिणाम को और भी दिलचस्प बना देती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों से नहीं, बल्कि सूखे दिखने वाले आंकड़ों से भी अपनी कई बातें कहती है। नमस्कार, जरूरी बात में फिर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।